नमस्कार, मैं हूं प्रसून। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट से और कोई खुश हो या ना हो, लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश के लोग बेहद ही खुश और प्रसन्न हैं। मोदी सरकार ने अपने सहयोगियों पर सौगातों की बौछार कर दी है। पीएम मोदी की लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सहयोग करने की कीमत बजट में अदा की गई है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश को समर्थन के लिए पहली किस्त जारी कर दी। बजट में बिहार के विभिन्न परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें 3 एक्सप्रेसवे, 1 बिजली संयंत्र, विरासत गलियारों, नए हवाई अड्डे और खेल बुनियादी ढांचे के लिए योजनाओं की रूपरेखा पेश की गई। वहीं चंद्रबाबू नायडू की बड़ी डिमांड मानी गई है। आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज की सौगात मिली है। वित्त मंत्री ने कहा कि पुनर्गठन के वक्त किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे। बजट में आंध्र प्रदेश के लिए 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की बात कही गई है। वहीं सहयोगियों पर मेहरबानी पर विपक्ष ने तंज कसा है। विपक्ष ने इसे कुर्सी बचाओ बजट करार दिया है। बजट में मोदी सरकार ने पूर्वोदय स्कीम से पूर्वी भारत को चमकाने की योजना बनाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान देश के पूर्वी राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की। बजट में केंद्र सरकार ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की है। इसके तहत मानव संसाधन विकास, बुनियादी विकास पर जोर दिया जाएगा। लेकिन पूर्वोदय स्कीम में खास बात यह है कि मोदी सरकार ने अपने 2 अहम सहयोगियों को सहयोग के लिए सौगातों से नवाजा है। इस योजना में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई सौगात है, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के चेहरे पर चमक है। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया है। तो उससे कि हम लोग कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है। आंध्रा की बात जब आती है तो उसके लिए तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एक वादा किया था कि आंध्रा की देखभाल हम करेंगे और उन्होंने आज किया है बजट के रूप में। जो कैपिटल की बात आती है, 5 साल जब जगनमोहन रेड्डी की सरकार आंध्रा में थी तो नो कैपिटल स्टेट कर दिया था। अमरावती को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ पे किसानों के साथ जो हमारी एक एग्रीमेंट थी उस सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसको एक बल देने के लिए आज 15,000 करोड़ का पैकेज एक जो दिया हुआ है, उसके लिए हम अपने किसानों की तरफ से, स्टेट की तरफ से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बिहार को मिली सौगातों की बात करें तो बजट में बिहार के विकास के लिए 26,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का ऐलान किया गया है। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत बिहार के गया में औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा। सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस मॉडल को विकास भी विरासत भी का नाम दिया जाएगा। इसके अलावा बिहार में रोड कनेक्टिविटी पर भी बढ़ाया जाएगा। इसके तहत पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर, वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल भी बनाया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने काशी की तर्ज पर बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का निर्माण करने का भी फैसला किया है। वहीं 2400 मेगावाट की क्षमता का पावर प्लांट निर्माण पीरपैंती में 21,400 करोड़ की लागत से किया जाएगा। न्यू एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज भी बिहार में बनाए जाएंगे। कैपिटल निवेश के लिए भी बिहार को मदद दिया जाएगा। वहीं पीएम मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने में मदद करने का चंद्रबाबू नायडू को भी इनाम मिला है। आंध्र प्रदेश के लिए भी बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं। आंध्र प्रदेश में नई राजधानी की जरूरत को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से सहयोग देगी। इसके लिए वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि
पोलावरम सिंचाई परियोजना को भी सरकार पूरा करने जा रही है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरावाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा। इसके साथ ही रायलसीमा, प्रकाशम, उत्तरी तटीय आंध्र के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा। वहीं बजट में पूर्वोदय योजना के तहत बिहार और आंध्र प्रदेश के उदय पर फोकस करने पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष इसे कुर्सी बचाने वाला बजट करार दे रहा है। बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था, उनको लिए कुर्सी बचाते हैं, उनके लिए बजट है। एनडीए वाला जो है उसका साथ नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश का, उनको सेव करने के लिए, उनको पास में रखने के लिए इसका बजट है। ये इंडिया का बजट नहीं है, देश के लिए बजट नहीं है। भले ही मोदी सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया है, लेकिन बजट में बिहार के लिए योजनाओं की भरमार है। आंध्र प्रदेश को भी बजट में मनचाही मुराद मिल गई है। मोदी सरकार के दोनों सहयोगी बजट से बम बम हैं। मोदी सरकार ने समर्थन की कीमत अदा कर दी है। अब देखना है कि मोदी सरकार का रास्ता अगले 5 सालों के लिए कितना सुहाना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राकेश पोद्दार, प्रवक्ता बीजेपी, शान खान, प्रवक्ता कांग्रेस, और पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी से, क्या ये बजट कुर्सी बचाओ बजट है? प्रसून जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया था विकसित भारत का 2024 के चुनाव में, माननीय प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा था, और उस सपने को साकार करने के लिए हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी ने धरातल पे काम किया। पहली, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। दूसरी, भारत की महंगाई कंट्रोल में है। हमने देखा कि 2014 में किस तरह विपक्ष के नेता महंगाई की दर 11 पर छोड़ के गई। आज महंगाई की दर 4.8 पॉइंट पे है। यह बजट गरीब महिलाओं, युवाओं, अन्नदाताओं को फोकस करते हुए बनाया गया है। बहुत अच्छा किया गया राकेश पोद्दार जी। बस इतना है कि इस अमृत वर्षा काल के दौरान 2 ही प्रदेशों को क्यों इसकी बौछारें मिल रही हैं, बिहार और आंध्र प्रदेश को, बाकी राज्य क्यों छूट गए हैं? बस यही सवाल है राकेश पोद्दार। प्रसून जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा और एक आईना आपने पटल पे रखा है। मैं कहना चाहता हूँ, बिहार की मांग थी, आंध्र प्रदेश की मांग थी। एक बात हम लोगों की जानने की जरूरी भी है। सीतारमण जी ने, हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने शब्दों में उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और भारत सरकार मिलकर सभी राज्यों में काम करने की जरूरत है। तो यानी सभी राज्यों में तो सभी प्रदेश आ गए, इसमें विपक्ष को नहीं बोलना चाहिए। हमने जो संकल्प लिया था कि बिजली मुफ्त देना है, तो 1 करोड़ लोगों को बिजली मुफ्त देने की हम बात कर रहे हैं। सोलर लाइट के जरिए हमने कहा कि मुद्रा योजना जो युवाओं को 10 लाख रुपए मिलता था, हम 20 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। तो विपक्ष इसमें क्यों घबराई है? हमने कहा गरीब के लिए 3 करोड़ घर बनाने की बात कर रहे हैं, विपक्ष क्यों घबरा गई है? हमने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए, आम जनता की चिंता करते हुए 5 लाख रुपए का उनका आयुष्मान कार्ड बनाने की बात कर रहे हैं, इसमें इसको क्यों चिंता होती है? तो कहीं ना कहीं, और 5 साल राशन फिर देने की बात करती है। पिछले सरकारों में हमने राशन दिया, उसमें से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। हम तो गरीब को गरीबी रेखा से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब पहला सवाल ले लेते हैं शान खान जी से। आपने सुन लिया बीजेपी प्रवक्ता को, देश के चौमुखी विकास के लिए बजट लाया गया है, आपका क्या कहना है? देखिए शुक्ला जी,
ऐसे ऐतिहासिक 10 बजट पूर्व में केंद्र की सरकार ला चुकी है, किंतु धरातल पर गरीब दिन प्रतिदिन और गरीब होता चला जा रहा है। महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी है, बेरोजगारी ने युवाओं का हाल बुरा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में देश के लिए महंगाई और बेरोजगारी ये दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, किंतु दुर्भाग्य है कि बजट में इन दोनों को लेकर कोई ठोस बात नहीं कही गई। बजट आने के बाद जिस प्रकार से शेयर बाजार लुढ़का, वो दर्शाता है कि शेयर बाजार को ये बजट नहीं भाया और कहीं ना कहीं निवेशकों में जनता की ही तरह निराशा रही। तो आप ये मानते हैं शान खान जी कि निवेशक यानी अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास चिंतित हुआ, लेकिन यह किसान और बाकी समुदायों के लिए, महिलाओं के लिए, बाकी लोगों के लिए अच्छा है, ये मान रहे हैं आप? नहीं, मैंने कहा निवेशक भी जनता की ही तरह, मैंने ये कहा। अच्छा, मैंने इस चीज को जोड़ा। चलिए अभी हम अगला सवाल ले लेते हैं पूजा मिश्रा जी से। पूजा मिश्रा जी, अखिलेश जी ने कहा कि 10 साल से कोई आशा नहीं थी, अब की भी कोई आशा नहीं है। फिर एक और बयान आता है। पूजा मिश्रा जी, पूरे बजट को समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? को भी मेरा नमस्कार। और आप भी देख रहे हैं बजट को, चल छुपा थोड़े है। सदन में उन्होंने 1 घंटे बजट पेश किया और उसमें दिखा भी कि उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया है पूजा मिश्रा जी महिलाओं के लिए। कहाँ जा रहे हैं हमें पता है, हमने भी देखा हो। आपको भी पता है कि कोई बजट आता है उसमें 3 मेजर चीजें होती है, फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। एलोकेट कर रहे हो, हु विल बी वर्किंग एंड हु विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क। तो ये इसका तो आपने कहीं चर्चा ही नहीं किया। आप कह रहे हैं युवाओं को आप इंटर्नशिप देंगे, कहाँ देंगे? 500 बड़ी अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों में देंगे। अच्छा, 500 बड़ी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनी देंगे, फिर उनको परमानेंट जॉब मिल जाएंगे। नहीं, इंटर्नशिप सुन लीजिए पूजा मिश्रा जी, डिबेट हम लोग करें तथ्यों के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा। तथ्यों के साथ ही करेंगे। 5,000 रुपए इंटर्नशिप के तौर पे मिलेगा हर महीने और 1 साल तक। वो भी हमें जानकारी है, पर कौन इंटर्नशिप कराता है? आईटी वाले? क्या सारे जो आप 1 करोड़ की बात करो आईटी वाले इंटर्नशिप करेंगे? बाकी जो पढ़ के निकल रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? और दूसरी बात, अभी इन्फ्लेमेशन की बात चल रही थी, तो मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता को भी पता होगा कि इनका इन्फ्लेमेशन रेट इज इक्वल टू श्रिंकफ्लेमेशन रेट है। जब इंसान इन्फ्लेमेशन रेट को के जैसे कम हो रहा है तो उसका जैसे इनकम बढ़ता है तो आ जाता है टैक्स ब्रैकेट में। तो ऑलरेडी जो सामान पहले से खरीद रहा होता है जितना इनसे, उतने इनसे खरीद नहीं पाता। तो आपके ऐसे इन्फ्लेमेशन रेट से कम होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका पूजा जी, मार्केट में फ्लो बनाने के लिए ऐसे प्रावधान किए जाते हैं कि लोग जो अपनी कमाई का हिस्सा है ज्यादातर मार्केट में लगाएं, बाजार में लगाएं, ताकि लिक्विडिटी बनी रहे। विषय हमारा दूसरा था। पे बात ही नहीं करेंगे। पूजा मिश्रा जी, हमारा विषय दूसरा था। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आपको नहीं लगता है कि सिर्फ सरकारी बनानी है? वैसे बिहार को ज्यादा फंड देने की आवश्यकता भी है, आंध्र प्रदेश को ज्यादा फंड देने की आवश्यकता भी है, क्योंकि पहली बात तो वो बैसाखी है और दूसरी बात क्या है कि बिहार में ना एक पुल बनाने का डबल पैसा लगेगा, तो जो आधे में बन तक गिर जाएगा, फिर बन तक गिरेगा। इतना करप्शन भी है वहाँ पे, उनको भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना। तो वहाँ पे लाजमी था कि जितना फंड देना चाहिए उससे 2-3 गुना फंड देना चाहिए। ऊपर से बैसाखी भी ठहरे। उत्तर प्रदेश के लिए या किसानों के लिए, इन्होंने जो किसानों के लिए भी योजनाएं बोली है या जो फंड में दिया हुआ है वो भी सिर्फ पंजाब और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के लिए हो रहा है। चलिए ठीक है पूजा जी, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। राकेश पोद्दार जी मौजूद है हमारे साथ। राकेश पोद्दार जी, आखिर जो घोटाले हो रहे हैं उस पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बिहार में पुल टूट रहे हैं, बिहार में 3 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा हो चुकी है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, वैशाली बोधगया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, सड़क परियोजना को 26,000 करोड़ रुपए, लेकिन जो पुल ढह जा रहे हैं उस पर कार्रवाई क्या हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं ये भी पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे, पानी में घुल जाएंगे? देखिए, अब भारत सरकार जितने भी पैसे देती है चाहे किसी राज्य को, आपने कहा बिहार में भ्रष्टाचार। अरे हमारे बिहार में जो पुल निर्माण सेक्रेटरी थे संजीव हंस, आईटी, उसको भी पकड़ने की कोशिश की, इनकम टैक्स उनके घर पे छापे मारे। अभी हमारे पदाधिकारी हैं, हम लोग अपने पदाधिकारी को भी नहीं छोड़ते हैं। इनको पूजा जी को पता नहीं होगा, खुद टूटी चोर
जिस राष्ट्रीय नेता हैं इनके पार्टी के। और आज देखिए हमारे जो बिहार के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे जैसे भी हो, पर आगरा एक्सप्रेस में आप गाड़ी स्पीड चला ले जाइए, ग्लास नहीं छलकता है आपका। आप पूर्वांचल एक्सप्रेस में चले जाइए, वहाँ पे गड्ढे नहीं मिलते हैं आपको, यही चले जाइए आप जो है अयोध्या, एक बारिश में पूरे गड्ढे हो गए सड़कों पे। जो सड़कें माननीय पूजा जी अभी आपके पास वापस आएंगे, तब ये बातें आप रखिएगा। अभी डिबेट अच्छे तरीके से चल रही है, सबको अपनी बात रख लेने दीजिए, वापस आते हैं आपके पास। इतनी गलत राकेश बातें जी करके जाते हैं। 1 मिनट में आप अपनी बात समाप्त करिए जी। इन्होंने प्रश्न उठाया बिहार के भ्रष्टाचार पे। अभी खुद ही आपने देखा होगा कि किस तरह वहां के एक पदाधिकारी IAS 1997 बैच के IAS के घर पे ईडी छापा मारता है, और हमारी वहां सरकार है, हम अपने पदाधिकारी को भी नहीं छोड़ते हैं, उनसे भी पूछते हैं तुम्हारे पास संपत्ति कहाँ से है? चलिए ठीक है राकेश पोद्दार जी, एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या कारण है कि ये जो अमृत वर्षा की गई केवल 2 ही राज्यों पे दिख रही है? नहीं, अमृत वर्षा की जो बात प्रसून जी ने आपने कहा, अमृत वर्षा की जो वर्षा है वो पूरे देश में 140 करोड़ जनता के ऊपर वर्षा का पानी पड़ेगा। 128 करोड़ सूर्य योजना के आवेदन आया और मैंने घर बनाने की बात कर रहे हैं। 150 करोड़ रुपया लगभग किसानों पे देने की बजट में प्रावधान क्या किया बिहार के किसानों को जाएगा। 3 करोड़ जो घर बनेंगे, क्या बिहार के ही लोगों का घर बनेगा? पूरे देश का बनेगा। हमारा सपना है सबका साथ सबका विकास, इन लोगों के तरह नहीं है। चलिए ठीक है, सबका साथ सबका विकास। अब की एक बात और भी खास देखने को मिली कि अयोध्या का कहीं जिक्र नहीं आया, इसके पीछे क्या कारण है? क्या अयोध्या से भाजपा का मोह भंग हो गया है, या भाजपा चाहती है कि अब नए क्षेत्रों में विकास करे? राकेश पोद्दार जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे मां सीता की जन्मी जहाँ जन्म लिया वहां भी हम लोगों ने मंदिर बनाना है। हमने जो संकल्प लिया है उस संकल्प में प्राण प्रतिष्ठा हमारा करना जरूरी है। हमने विकसित भारत में जो संकल्प लिया इस बार 2024 में, इन्होंने कहा दवाई पे कैंसर जैसी दवाइयों पे 3 दवाइयों पे हम लोगों ने छूट दी, बिल्कुल दवाई का रेट कम कर दिया, चमड़ा और मछली और कस्टम पे ड्यूटी घटा दी, सोना और चांदी पे ड्यूटी घटा दी, एकदम हम लोग सस्ता कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब सोना सस्ता करके किसको लाभ दे रहे हैं, अभी बड़ा सवाल है। शान खान जी, आपको क्या लगता है कि कुछ चीजें महंगी हुई, कुछ चीजें सस्ती हुई, उससे लाभ आम आदमी को हो रहा है या नहीं? देखिए शुक्ला जी, ये पूर्णतः कुर्सी बचाओ बजट है। इस बजट में केवल उन 2 प्रदेशों के लिए विशेष धनराशि आवंटित की गई है जिन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैसाखी पर मोदी जी की कुर्सी टिकी हुई है। इस बजट में क्षेत्रीय वर्गीय कई प्रकार की असंतुलनता है। इस बजट में कई प्रकार के अन्याय हो रहे हैं। जैसे अन्याय क्या हो रहा है शान खान जी? सुनिए ना, नहीं बताइए ना, अन्याय क्या हो रहा है? अब अरे तो बोल तो रहा हूँ, पहले आप सुनिए तो जी। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। कृषि बजट 2019 के बाद निरंतर इन्होंने घटाने का काम किया और इस वर्ष भी कृषि बजट में इन्होंने कटौती कर दी। तो क्या यह अन्याय नहीं है? कटौती नहीं हुई है शान खान जी, फिर हम कह रहे हैं आंकड़ों के साथ बोलिए, कटौती नहीं। मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूँ, आप बताइए ना, कटौती नहीं हुई है कृषि बजट में? आप बताइए राकेश पोद्दार जी, इनको आंकड़े सुनाइए। मैं भी सुना सकता हूँ लेकिन मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ। हेलो, बता दूं आंकड़े? हाँ बता दीजिए। 2023-24 के बजट में कृषि के लिए 3.20% बजट आवंटित किया गया था। इस बार वो घटाकर 3.15% कर। कितने हजार करोड़ थे पहले और कितने हजार करोड़ बाद में हुए? फीसदी में होता है, यहाँ फीसदी में बात होती है, संख्या में बात नहीं होती है। नहीं, आप समझिए, संख्या में बात नहीं होती, फीसदी में बात होती है। जो बजट पेश हुआ था 197 करोड़ का पूरे भारतवर्ष का था, उस हिसाब से फीसदी में बात करेंगे तो आंकड़े बिगड़ जाते हैं। नहीं तो फिर कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित हुए, कितने खर्च हुए, कितने? वो भी बता देता हूँ ना, आप ये बताइए 10% में बजट कम हुआ या नहीं हुआ? आप मेरी बात को मानते या नहीं मानते, पहले हाँ या ना कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप जब किसानों की बात करते हैं और उनके लिए जो कार्यों की बात करते हैं, कई तरीके से किसानों को लाभ मिला है। देखिए, हम लोग उन बातों पे चर्चा करें, जैसे आपने कहा कि इस बजट में क्षेत्रीय संतुलन दिखता है, ये वाजिब बात है, आपकी वाजिब बात है। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर
क्षेत्रीय असंतुलन दिख रहा है, तो किन क्षेत्रों में पैसा जाना चाहिए आप बता दीजिए मुझे जी। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके लिए क्या योजना है मोदी जी के बाद? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा की सीटें आधी कर दी, अयोध्या के लोगों ने इनको हरा दिया, चित्रकूट के लोगों ने इनको हरा दिया, प्रयागराज के लोगों ने इनको हरा दिया, इसीलिए ये उत्तर प्रदेश की जनता पे खींच निकाल रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश को इस बजट में कोई भी कहीं ना कहीं कोई आवंटन नहीं हुआ। क्या ये बात है? पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता की शाम खान जी बेहद महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। आपसे भी इसी सवाल पे जवाब लेना चाहेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश के साथ धोखा हुआ? बिल्कुल धोखा हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे जो कंस्ट्रक्शन का काम चला है ना, जो रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे हमारे कार्यकाल में हुआ रहा हो, चाहे अभी इस कार्यकाल में हो रहा है, हर कार्यकाल में जो है ये स्टेट बजट यूज हो रहा है, सरकार की तरफ से नहीं आया है। जिस तरीके से हाईवे बनाने के लिए दे रहे हैं बिहार में, क्या उत्तर प्रदेश में जरूरत नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है? क्या एयरपोर्ट के विकास की जरूरत नहीं है? कि सेंटर से कुछ देना ही नहीं है? कि नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि मुझे लगता है कि भाजपा को लगा कि नहीं, जब उत्तर प्रदेश में हमें सीटें नहीं दी तो हम उनको जो है पूजा मिश्रा जी, बस मेरा सवाल ये है कि अगर किसी के साथ धोखा हो रहा है तो किसके साथ हो रहा है उत्तर प्रदेश में धोखा? चूंकि किसानों के लिए अलग से योजनाओं की घोषणा हो चुकी है, महिलाओं के लिए अलग से घोषणा हो चुकी है, युवाओं के लिए अलग से घोषणा हो चुकी है। नहीं, शुक्ला जी बोलते हैं किसानों के लिए कौन सी योजना आ गई है? आप मुझे बता दीजिए ना, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों और आसाम के किसानों को जो है बेनिफिट दे रहा हो। राकेश पोद्दार जी, इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से। बेनिफिट देगा जो है पंजाब के और हरियाणा के किसानों के, मार्जिनल किसानों के लिए बेनिफिट नहीं है ये। बताइए राकेश पोद्दार जी की बात सुन लीजिए, अब जवाब ले लीजिए। परसों जी 1,50,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए दिया गया है। कृषि सेक्टर में विकास की पहली प्राथमिक किस संबंध में दिया गया है? आप मत बता दीजिए, मैं बता दीजिए उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को आपने कुछ नहीं दिया है। आप बताएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा। अरे पूजा जी बात तो सुन लीजिए आप, पूजा जी बात सुन लीजिए। चर्चा का महत्व तभी होता है जब दूसरा आदमी अपनी बात रख ले। राकेश पोद्दार जी अपनी बात रखिए जी। जी आप मेरा सवाल पूछिए कि किन मद में दिया गया है? ठीक है, हम पूछेंगे आपसे। मेरा सवाल सुन लीजिए ना, आपका सवाल आपको हम बता रहे 1,50,000 करोड़ रुपया बजट में दिया गया है। वित्त मंत्री जी ने कहा है उस पैसे को धरातल पर उतारा जाएगा, किसी के घर तो नहीं जाएगा, पूरे देश में बांटा जाएगा। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर हिमाचल तक जाएगा। हमारा और आपके जैसे नहीं एक पीडीएफ समीकरण नहीं चलता है, यहाँ पे 140 करोड़ जनता की बात की जाती है। और हमने कहा है आपको, आपके जैसे नकारात्मक राजनीति करने वाले इस देश में बड़ा दुर्भाग्य, आपकी जैसी पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती है। राजनीति करनी है जनता के साथ, आप लोग नकारात्मक बातें करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। चलिए ठीक है, पूजा मिश्रा जी की बात का जवाब मैं भी दे देता हूँ। पूजा मिश्रा जी, राज्य सरकारों द्वारा भूमि संबंधी सुधार यानी पैसे का जो आवंटन होगा और राज्य सरकारों को भी दिया जाएगा और केंद्र सरकार भी मिल के भूमि सुधार कानून लागू करेगी, वहाँ कृषि पे देखेगी और डिजिटल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा है ग्रामीण भूमि संबंधी कार्य में बताया गया है कि मानचित्रों का जो डिजिटलीकरण किया जाएगा, उससे क्या होगा कि भू रजिस्ट्री की स्थापना होगी, कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना होगा ताकि किसी भी किसान की जमीन पे कोई भी जमींदार कब्जा न कर पाए। शहरी भूमि सुधार के संबंध में काम हो रहा है। इस तरह की चीजें हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में आवंटित किया जाएगा। ये बिल्कुल शुक्ला जी आपने सुन लिया, पर इसमें किस किसान का क्या पैदावार क्या मिल जा रहा है? इन्होंने जो करते ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आप बताइए उत्तर प्रदेश और जो है बिहार के किसान, असम के किसान क्या इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज कर पाते हैं क्या? उनमें आप कितना भी दे दीजिए, वो तो यही परेशान है, चेती नहीं कर पा रहे हैं। वो इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब डिजिटलाइजेशन इस्तेमाल कैसे करेंगे? आप क्या उनके लिए ध्यान ही नहीं देते? आप मान के चलते कि सारे किसान सिर्फ पंजाब के ही किसान हैं या हरियाणा के किसान हैं? उत्तर प्रदेश बिहार के किसान मार्जिनल किसान हैं, उनके लिए क्या है? वो ऑलरेडी कर्ज में दबे हुए हैं, उस पर क्या आपने डिस्कशन किया? उसकी कोई बात की? फ्री पूजा मिश्रा जी का एक कहना है, राकेश पोद्दार जी, की अभी भी एमएसपी वाले मुद्दे को आप अनछुआ करके निकल गए हैं। उस पे सारे फसलों पे एमएसपी कब देंगे? बस इतना सा सवाल है राकेश पोद्दार जी। देखिए, जो सपना देखा था स्वामीनाथन जी ने इस देश के अंदर किसानों के लिए, अगर किसी ने काम किया 2014 के बाद तो एनडीए सरकार ने किया और 10% किसानों को एमएसपी देश के हिसाब से और स्वामीनाथन के
रिपोर्ट के अनुसार से हम लोगों ने काम किया और 25 रुपए गन्ना किसानों का रेट बढ़ाने का काम किया। सिर्फ इस देश में ये लोग भरम फैलाते हैं पंजाब के किसानों को, भरम फैलाते हैं हरियाणा के किसानों को, उत्तर प्रदेश के किसान क्यों नहीं सड़क पे आते, बिहार के किसान, महाराष्ट्र के किसान, बंगाल के किसान सभी तो आपने कीले लगा दी, आपने कीले लगा दी। लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश के ही किसान थे जिसके ऊपर आपके मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी। वो पंजाब के किसान नहीं आते यहाँ पे लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश के ही किसान थे जिसके ऊपर आपके मंत्री के बेटे ने गाड़ी चलाई। आप किसानों को बचा नहीं पा रहे हैं, उनकी शहादत को नहीं बचा पा रहे हैं। चलिए अब आप दोनों लोग रुक जाइए। शान खान जी अपनी बात रखना चाहते हैं। शान खान जी जल्दी से 1 मिनट में आप अपनी बात रखिए जी। देखिए शुक्ला जी, भाजपा ने पिछले 10 वर्षों में इस देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया। किस प्रकार से देश में आर्थिक असमानता बढ़ती चली गई ये तमाम आंकड़े बताते हैं जी। अब बात आई कि तमाम तरह के दावे भाजपा करती है, मोदी जी करते हैं और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता करते हैं कि भाई हमने ये विकास कर दिया, हमने ये कर दिया, अमृतकाल, तमाम चीजें हर वर्ष कुछ ना कुछ नया आते रहता है इनका। किंतु पिछले 10 वर्षों के अतीत का मूल्यांकन यदि हम करें तो भाजपा देश को क्या दिया, हम यूपीए सरकार के कार्यकाल का मूल्यांकन करें और उसके बाद मोदी सरकार के 10 वर्ष का कार्यकाल का मूल्यांकन करें तो यूपीए सरकार में जब 2004 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, ये सारा विवाद शान खान जी ये आपके यूपीए सरकार की देन है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर आप लागू कर दिए तो आज ये नौबत नहीं आती। तमाम तरह के भ्रष्टाचार थे उसके अभी खामियाजा आज उठाना पड़ रहा है। सुन तो लीजिए शान खान जी, आप मुझे आईना दिखाता हूँ तो आप नाराज मत हुआ करिए, आत्ममंथन की तैयारी करिए, आत्मचिंतन की तैयारी करिए। और 10 साल में आपके पाप कटे हैं। उनको चिंतन करने की शान खान जी मेरी बात सुनिए, 10 साल में आपके पाप कटे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस इतनी है कि आप इनको उन हिस्सों में दबोचिए, इनको घेरिए। और आंकड़ों पे बात करने देंगे या नहीं करने देंगे जी आप कर लीजिए। चलिए ठीक है, 1 मिनट और लीजिए, आप बात करिए। 2004 में जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी तब देश का जो कुल बजट था वो लगभग 1.5 से पौने 2 लाख करोड़ का बजट था, जो 2014 में बढ़कर 18 लाख करोड़ हो गया, यानी कि लगभग 12 गुना की वृद्धि हुई बजट में। जबकि 2014 में जो बजट 18 लाख करोड़ का था वो अभी 45 लाख करोड़ का हुआ, यानी कि मोदी जी के कार्यकाल में 1.5 से 2 गुना ही वृद्धि हो पाई। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? उसके बाद आप आ जाइए 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी तब सेंसेक्स 5000 पर था, जब 2014 में यूपीए की सरकार गई तो सेंसेक्स 25,000 पर पहुंचा। आज यानी कि 4 गुना वृद्धि हुई। आज मोदी जी के शासन में 2014 से लेकर 2024 में 25,000 से 75,000 पर पहुंचा, यानी कि केवल 2 गुना वृद्धि हुई। आप 25,000 से 75,000 पहुंचा तो 2 गुना वृद्धि होती है। नहीं तो 25 से 75 में कितना वृद्धि हुई बताइए आप मुझे। अब मुझे तो कितना हुआ? 25 से 75 पे पहुंचा तो वृद्धि कितनी हुई है बताइए ना मुझे आप। चलिए भाई राकेश पोद्दार जी आप बताइए कितना बताइए ना शुक्ला जी। अर्थशास्त्री अरे भाई 3 गुना हो गई, सीधी सीधी बात। अब पता नहीं क्यों दुगुना कर रहे हैं। 25 का 50 होगा। कुल नहीं बात कर रहा हूँ, केवल वृद्धि की बात कर रहा हूँ। मैं कुल की बात नहीं कर रहा हूँ, वृद्धि की बात कर रहा हूँ। आप जिस तरीके से प्रतिशत बनाते हो आप जानते होंगे बेहतर। में आ रहा है राकेश पोद्दार जी बस इतना बता दीजिए आप मुझे। अच्छी है राकेश पोद्दार जी इतना बता दीजिए कि मध्यम वर्ग को जिस तरह की आशा थी बजट से वो तो पूरा होता हुआ नहीं दिखा। न उनको करों में रियायत इस तरीके की मिली जो उनको संतुष्ट कर सके, और उनके ऊपर लॉन्ग टर्म गेन पे भी तमाम तरह के टैक्स लगा दिए गए। अब इसे आप क्या कहेंगे, मध्यम वर्ग के साथ धोखा या देश को विकास की ओर ले जाना? राकेश पोद्दार जी देखिए प्रसून जी, जिस तरह दवाइयों पे जीएसटी हटाया गया, जिस तरह चमड़ा और मछली पे किसानों की जीएसटी हटाया गया। अरे हमने उन सब पे बात कर ली, बहुत अच्छा काम किया। आप ये बता दीजिए कि नौकरी पेशा वर्ग को कर में जिस तरह के कर की राहत की उम्मीद थी वो नहीं पूरी हुई। आप मानते हैं इसको या नहीं? नहीं, हम लोगों ने नौकरी पेशा वाले हो चाहे युवा हो, युवाओं के लिए काम किया और इन्होंने कहा कि हमने तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। पिछले सरकार में मेरी 5वीं अर्थव्यवस्था थी, इस बार तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। और कांग्रेस के नेता चिल्ला के कारण कि भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। अरे भैया 3 लोकसभा चुनाव लड़ने के राकेश बाद पोद्दार जी अभी कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उस पर ध्यान दे दीजिए। क्या आपको लगता है कि नौकरी पेशा के लिए जो इस बजट में आया है वो समुचित काम कर दिया गया है, पूरा काम कर दिया गया है मध्यम वर्ग के लिए?
चूंकि पिछले 5 सालों में देखा गया कि भाजपा की केंद्र में फोकस बिंदु में मध्यम वर्ग नहीं दिख रहा था। इस बार उम्मीद की जा रही थी, प्रधानमंत्री का एक बयान आया था कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जो कुछ विशेष हो। राकेश पोद्दार जी, देखिए, मध्यम वर्गीय के लिए हम लोगों ने काम किया ना। मध्यम वर्गीय के देखेंगे नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मध्यम वर्गीय जो बजट अभी इस बार जो आया है, इस बजट में मध्यम वर्गीय के लिए सारा काम है। क्यों नहीं है? मध्यम वर्गीय के लिए हम लोग ने करप्ट काम नहीं कर रहे क्या? बहुत सारे काम कर रहे हैं। इसीलिए इन लोगों को, जो नकारात्मक आदमी बैठे हुए विपक्ष में, राहुल गांधी जैसे नकारात्मक आदमी देश में बैठे हुए हैं, उनको कुछ दिखता नहीं है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार संकल्प ली हुई है कि विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाना है और 2047 तक एनडीए की सरकार रहेगी और एनडीए का ही एकदम विश्व। ठीक है, आपकी सरकार रहेगी, आपका बजट रहेगा, लेकिन देश को आशा है कि हर एक व्यक्ति को इस बजट से लाभ मिले। और इस बजट में जो सबसे बड़ी बात दिख रही है कि मध्यम वर्ग की मायूसी उस हद तक नहीं पूरी हुई, दूर हुई जिसकी उसे आशा थी। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।